हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का चैप्टर। तो क्लास 8 का हिस्ट्री हम लोग देख रहे थे, तो इसके मैंने 8 चैप्टर आपके कंप्लीट करा दिए हैं, क्योंकि आप इधर पर देखिए आज हमारा इसका 9वां चैप्टर है। कौन सा है? 9वां चैप्टर है। तो अगर आपने इससे पहले 8 चैप्टर नहीं देखे हैं तो जाकर सीधे प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। प्ले लिस्ट बनी हुई है और क्लास 6 और 7 का भी इतिहास आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, उसको भी जाके देखिए। प्लेलिस्ट में पूरा मिल जाएगा। एक ही प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी, जिसमें लाइन से पहले 6 का, फिर 7 का, फिर 8 का, और पूरा इसमें 12 तक का जाएगा, है ना। 8 के बाद 9, 10 का भी, फिर 11, 12 का, यानी पूरी हिस्ट्री एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक भूगोल नहीं पढ़ा हुआ है तो जाके भूगोल पढ़ लीजिए, क्योंकि भूगोल मैंने आपका पूरा 6 से 12 तक का कंप्लीट करवा दिया है। और अगर आपने साइंस नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए। इसके तो मैंने आपके पूरे एक टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन भी करा रखे हैं साइंस के, तो दोनों चीज़ें आपको क्वेश्चन और थ्योरी सब कुछ उसमें मिल जाएगा। तो चलिए चैप्टर को देखते हैं आगे। चैप्टर का नाम देखिए आप लोग, महिला जाति एवं सुधार। यानी 100-200 साल पहले की अगर आप बात करते हैं, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, तो उस समय पे महिलाओं की स्थिति क्या रही, जो जातियां थीं वो उनकी स्थिति क्या रही, है ना। सती प्रथा, विधवा, तो इन सब चीज़ों का क्या रहा, बाल विवाह, तो महिलाओं की स्थिति, जो ये सब चीज़ें सारी महिलाओं की स्थिति से जुड़ी हुई हैं, है ना। बाल विवाह हो जाते थे। और इसके अलावा जाति में क्या है, कौन ऊंची जाति का है, कौन नीची जाति का है, ऊंची जाति वाले लोग जो है नीची जाति वाले लोगों से किस तरीके का व्यवहार करते हैं, तो ये चीज़ें रहीं। तो इनमें क्या सुधार रहे, किन लोगों ने, कौन लोग आए, किन लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि सती प्रथा बंद होनी चाहिए, बाल विवाह बंद होना चाहिए, कि छुआछूत बंद होना चाहिए, तो कौन लोग आए, चलिए देखिए आगे। क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की ज़िंदगी कैसी रही होगी? सोच लीजिए एक बार, अभी देख लेते हैं। आजकल मध्य वर्गीय परिवारों की ज़्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं और उनमें से बहुत सारी लड़कों के साथ पढ़ती हैं। आज की अगर आप बात करें तो आप जब क्लास में जाते हैं तो लड़के लड़की जो है एक साथ बैठते हैं। पहले ये स्थिति नहीं थी, पहले लड़कियाँ स्कूल ही नहीं जाती थी। बड़ी होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेज और विश्वविद्यालय में जाती हैं और बहुत प्रकार की नौकरियां भी करती हैं। आज की स्थिति बताई हुई है। कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना ज़रूरी होता है, 18 साल का होना ज़रूरी होता है, और कानून के अनुसार भी किसी भी जाति या समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं। आज की स्थिति जो है वो चीज़ इन लोगों ने ऊपर लिखी हुई है। क्या ये स्थिति पहले भी थी 100-200 साल पहले? तो इस चीज़ के बारे में देखेंगे। यहाँ तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं, पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती हैं, चुनाव लड़ सकती हैं। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाती। मतलब देखिए, अधिकार सबको है, लेकिन ज़रूरी नहीं, आज भी गांव में ये स्थिति है कि महिलाओं को ये अधिकार नहीं मिल पाते, है ना। गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं। वो तो ऐसा देखिए, अगर आपके पास आजकल के स्कूल और शिक्षा बहुत महंगी हो गई है, तो पैसे नहीं है तो आपको शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाएगी। कम मिलते हैं या मिल ही नहीं पाते। गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं, या फिर कम मिल पाते, या फिर मिल ही नहीं पाते। बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपनी इच्छा अनुसार पति भी नहीं चुन सकती। आगे देखिए, 200 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे। ऐसे हालात नहीं थे जैसे अभी हैं। ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में कर दी जाती थी। हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे, एक से ज़्यादा शादी कर सकते थे। देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जला दी, जहाँ सती प्रथा थी। इस तरह स्वेच्छा से या ज़बरदस्ती मार दी जाती थी। महिलाओं को सती कहकर महिमा मंडित किया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था। पति मर जाए तो उसकी चिता पे बांध दिया जाता था, ताकि ऐसा ना हो कि आग से महिला जो है डर के भाग जाए, इसलिए उसको बांध दिया जाता था और बोल दिया जाता था ये पति के साथ सती हो गई। तो ये सती प्रथा थी। सती शब्द का अर्थ ही सदाचारी महिला होता है। सदाचारी महिलाओं पर भी, संपत्ति पर भी महिलाओं का अधिकार बिल्कुल बहुत सीमित था ही नहीं। संपत्ति पर महिलाओं का अधिकार था ही नहीं, है ना। सीमित क्या था? शिक्षा तक महिलाओं की प्रायः कोई पहुंच नहीं थी। शिक्षा के लिए महिलाओं को नहीं भेजा जाता था। देश के बहुत सारे भागों में लोगों को विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो जल्दी विधवा हो जाएगी, ऐसा इनका मानना था। चलिए देखिए आगे।
समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था। अगर आप सोचें कि आपको लगेगा स्त्री और पुरुष के बीच फर्क था, तो ऐसी बात नहीं थी। अब दूसरी चीज़ आती है जातियों का बंटवारा। ज़्यादातर इलाकों में लोग जातियों से भी बटे हुए थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति का मानते थे। ब्राह्मण और जो क्षत्रिय थे तो खुद तो ऊंची जाति के हो गए। इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियाँ थी, जिन्हें प्रायः वैश्य जाति कहा जाता है, का स्थान आता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर काश्तकार, बुनकर, कुमार और दस्तकार आते थे, जिन्हें शूद्र जाति का कहा जाता था। और शूद्र जाति के लोग छूने वाले नहीं थे, है ना, इनको छुआ नहीं जाता था, अछूत माना जाता था। इस श्रेणी क्रम की सबसे निचली पायदान पर ऐसी जातियां थीं जो गांव शहरों को साफ सुथरा रखती थीं या ऐसे काम धंधे करती थीं जिन्हें ऊंची जाति के लोग दूषित कार्य मानते थे, जैसे मैला ढोना, नालियां साफ करना। तो बड़ी जाति के लोग तो ये काम करते नहीं थे और छोटी जाति के करते थे, तो वो उस चीज़ को दूषित कार्य मानते थे, यानी उसको हम छू नहीं सकते, तो उस कार्य करने वाले व्यक्ति को भी नहीं छू सकते। ये मानना था इनका, यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो, तो उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा जो 1857 का विद्रोह था, उसमें क्या बताया गया कि जो राइफल्स आई थी अंग्रेजों की, उसमें सुअर और गाय की चर्बी का लेप लगा हुआ था, जिसके कारण जो उसमें जो सैनिक थे, कुछ सैनिक बड़ी जाति के थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय जाति के, तो वो लोग उस चीज़ को छू नहीं सकते थे। किस चीज़ को? जिन कारतूसों में क्या लगा हुआ था? गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगा हुआ था। उससे उनका धर्म भ्रष्ट, जाति भ्रष्ट हो रही थी। तो यही चीज़ यहाँ निकल के आई। ऊंची जातियाँ निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थीं। इन लोगों को मंदिर में प्रवेश करने से, स्वर्ण जाति के इस्तेमाल वाले कुओं के पानी निकालने या ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं थी। निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था इनको। ना तो ये लोग मंदिर में जा सकते थे, क्योंकि मंदिरों में जाना क्या था, मंदिर में माना जाता था कि ये पंडित लोग यहाँ पे पूजा करेंगे, बड़ी जाति के लोग यहाँ पे आएंगे, छोटी जाति के लोग मंदिरों में अलाउ नहीं थे। दूसरी चीज़, स्वर्ण जाति के इस्तेमाल वाले कुएं, यानी बड़ी जाति जो थी वो जहाँ से पानी भरती थी, जहाँ उठती बैठती थी, वहाँ पे छोटी जाति के लोग नहीं जा सकते थे। ये चीज़ थी, क्योंकि उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे, कानून और नज़रिए धीरे धीरे बदले। आइए देखें कि कैसे हुआ। धीरे धीरे चीज़ें बदली, परिवर्तन की दशा में उठते कदम। 19वीं सदी की शुरुआत में ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुहावसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देने लगा। 19वीं सदी में चीज़ें बदलने लगी, लोग बाग इनका विरोध करने के लिए निकलने लगे। आगे देखेंगे कि किन किन ने किस चीज़ का विरोध किया। इसकी एक अहम वजह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तकें छप रही थीं इधर पे। ये चीज़ें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थीं, बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज़्यादा लोगों की पहुंच में भी थीं, जिनके बारे में अब कक्षा 7 में पढ़ेंगे। तो पढ़ लेंगे कक्षा 7 में, कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं, लिहाजा आम लोग भी उन चीज़ों को पढ़ सकते थे। देखिए, मतलब जैसे न्यूज़पेपर आता है, तो पहले क्या होता था, सिर्फ बड़ी जाति के लोग पढ़ सकते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, सब लोग न्यूज़पेपर पढ़ने लगे। और दूसरी चीज़, नीची जाति के जो लोग थे, पहले ऊंची जाति के लोग अकेले पढ़ते थे, और नीची जाति के जो लोग थे वो पढ़े लिखे भी नहीं होते थे। मतलब उन लोगों को स्कूल भी जाएंगे तो ऐसे गेट के बाहर या फिर खिड़की के बाहर खड़े होकर पढ़ना पड़ता था, क्लास में अंदर नहीं बिठाएंगे बच्चों के साथ। तो फिर पढ़ेंगे कैसे, है ना। उनमें से बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख सकते थे और अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों, कभी कभी महिलाओं के बीच चर्चा होती रहती थी। ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थीं और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों से जुड़ी हुई थी। सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन हो रहे थे, सती प्रथा आंदोलन कर दिया, बाल विवाह आंदोलन, विधवा विवाह आंदोलन, तो ये सामाजिक सुधार ही तो हैं। ये छुआछूत वाला आंदोलन निकलेगा। इस तरह की बहसें अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से शुरू की जाती थी। जैसे राजा राममोहन राय की अगर आप बात करते हैं तो 1772 से 1833 इसी तरह के एक समाज सुधारक थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया।
जिसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया। एग्जाम में सीधा पूछता है ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी, कहाँ की थी? राजा राममोहन राय ने, कलकत्ता में। राजा राममोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना, अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। समाज में परिवर्तन तो जरूरी था उस समय पर, जिस तरीके की स्थिति थी। उनका विचार था कि इस तरह की परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नए ढंग अपनाने का तैयार हों, अपनी सोच बदलें, शिक्षित हों, महिलाओं के प्रति नज़रिया अच्छा रखें। तो ये चीज़ राजा राममोहन राय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना की। कहाँ की? कलकत्ता में की। इस चीज़ को याद रखना। इधर पर राजा राममोहन राय की फोटो बनी हुई है, देखिए इधर पर राजा राममोहन राय, रेम्बोंट पील द्वारा बनाया गया चित्र 1833 का। ये थे राजा राममोहन राय। अब देखिए क्या था, राजा राममोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्र और समानता के पक्षधर थे। पश्चिमी शिक्षा आ रही थी हमारे देश में, उसको मानते थे, उसके पक्ष में थे। और इसके अलावा महिलाओं के लिए इन्हें स्वतंत्रता और समानता चाहिए थी। उन्होंने इस बारे में लिखा कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों से बांध कर रखा जाता है। भाई ज़रूरी थोड़ी है कि हर महिला की इच्छा हो कि वो घरेलू काम करे। हो सकता उसकी पढ़ाई में रुचि हो सकता खेल में रुचि हो। तो इस चीज़ का इन्होंने विरोध किया। उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। महिलाओं की दुनिया घर जो है उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित नहीं कर दी जाती थी। तो इस चीज़ का विरोध किया और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। विधवाओं की ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश की गई। राजा राममोहन राय इस बात से काफ़ी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी ज़िंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। कष्ट ही तो अब बताइए, जिसका पति मर गया उसको ज़बरदस्ती जला दिया जाता था रस्सी से बांध के, या किसी व्यक्ति को जिंदा जलाना, बताइए। कोई खुद से मरे वो बात अलग है, आत्महत्या हो जाएगी, है ना। आगे देखिए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी। राजा राममोहन राय ने बोले सती प्रथा बंद करो। सती प्रथा के लिए तो विलियम बेंटिक भी आए थे। विलियम बेंटिक ने भी सती प्रथा का विरोध किया था। राजा राममोहन राय संस्कृत, फारसी और अन्य कई भाषाओं एवं यूरोपीय भाषाओं से अच्छे ज्ञाता थे। काफ़ी भाषाएं इनको आती थी। उन्होंने अपने लेखन के जरिए सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। पूरे इन्होंने ग्रंथ पढ़े और इन्होंने समाज को बताया कि जो आज आप कर रहे हैं कि जला दिया जाए एक औरत को, वो चीज़ कहीं भी ग्रंथ में नहीं लिखी हुई है। जैसा कि आपने अध्याय 7 में पढ़ा, 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। वे राजा राममोहन राय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा की जाती थी। किनकी? राजा राममोहन राय की। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। याद रखिए, 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लग गई थी। राजा राममोहन राय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई उसे बाद में सुधारकों ने भी अपनाया। और लोग आए, उनको अच्छा लगा कि हाँ सती प्रथा बंद करनी चाहिए, तो उन लोगों ने भी इन चीज़ों को आगे बढ़ाया। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करें। इसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ हैं। यानी अब देखिए, मतलब एक गांव है, उन्हें पता है कि सती प्रथा सही है, सती प्रथा सही है। अब राजा राममोहन गए, 4 व्यक्ति को पकड़ा, बोले सती प्रथा गलत है, तो क्या वो लोग मान लेंगे? क्या बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो उस चीज़ को मानने के लिए लोग क्या करते थे, पहले तो उठाए अपने धार्मिक ग्रंथ, क्योंकि धर्म को लोग बाग मानते थे उस समय पे अच्छा खासा है। फिर उसमें से ऐसे श्लोक और वाक्य निकाले कि वो डायरेक्ट इंसान के दिमाग में घुस जाएं कि हाँ सती प्रथा गलत है, ऐसा कहीं भी हमारे धर्म में नहीं दिया हुआ है। तो ये चीज़ें करते थे राजा राममोहन राय। आगे देखिए, त्योहार आपका कुछ दिखाया गया है, चलिए आगे देखिए। पहले हम उन्हें लकड़ियों में बांध देते थे। तो ये सती प्रथा का बताया गया है कि जो देखिए, जैसे ज़रूरी नहीं है कि हर औरत जाके उधर पे चिता जले और उसमें बैठ जाए।
तो उसको जो है बांध दिया जाता था, ताकि ऐसा ना हो कि आग की लपटों से बचने के लिए दौड़ के भाग जाए, तो रस्से से कस दिया जाता था चिता में साथ में। आगे देखिए, उदाहरण के लिए ईश्वरचंद विद्यासागर आए, ये रहे ईश्वरचंद विद्यासागर। अब देखिए, उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सुधारक ईश्वरचंद विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया। इनने भी वही चीज़ अपनाई कि भाई धर्म ग्रंथ उठाओ, लोग भाग इसको मानेंगे। तो ईश्वरचंद विद्यासागर आए जिन्होंने विधवा विवाह का, इन्होंने क्या किया, विधवा विवाह के पक्ष में, निपक्ष में बात की, यानी पक्ष में नहीं रहे। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया। अंग्रेजों को भी ये चीज़ पसंद नहीं थी कि आप सती प्रथा करें, आप विधवा विवाह की रोक टोक करें। वो भी इस चीज़ के खिलाफ थे। अंग्रेजों ने भी इस चीज़ को बंद किया। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया कि 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया। एग्जाम में सीधा पूछता है, विधवा विवाह के पक्ष में कानून कब पारित हुआ? 1856 में। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे, उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार किया। क्यों बात मानेंगे जब उन्हें विधवा विवाह जो है, विधवा विवाह की विरोधी हैं, तो ईश्वरचंद विद्यासागर के कौन से समर्थन हो जाएंगे, उनका भी विरोध करेंगे। आगे देखिए, 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेशलिंगम पंतुलू ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। याद रखिएगा कि मद्रास प्रेसिडेंसी में उस समय पे विधवा विवाह का समर्थन किसने किया? वीरेशलिंगम पंतुलू, है ना। लगभग उसी समय बम्बई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। समझदारी से लोग बागों ने काम लिया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाली स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। याद रखिए, आर्य समाज की स्थापना पूछता है एग्जाम में सीधा, बहुत बार पूछा गया है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफ़ी कम थी। मतलब सीधी बात ये थी ना कि देखिए, पहले क्या आज भी हम लोग, देखिए समाज हमारे लिए कुछ नहीं करता। समाज हमारे लिए ना हमारा घर चलाता है, ना हमें खाने के लिए देता है। लेकिन जब हम कुछ काम करते हैं तो हमें समाज को देखकर करना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि समाज में कुछ लोगों को गलत लगे ये चीज़। तो समाज को देख के हर चीज़ करनी पड़ती है हमें आज भी, है ना। तो उस समय पे तो बहुत बड़ी बात थी कि हमें समाज को लेकर चलना पड़ेगा। तो जो औरतें थीं विधवा, वो खुद नहीं चाहती थी कि हम शादी करें समाज की वजह से। बहुत ही आपको रेयर केस मिलेगा कि हाँ, जो विधवा हैं औरतें, वो शादी कर लेगी, है ना। तो वही चीज़ आ रही थी कि महिलाएं खुद नहीं चाहती थी कि वो शादी करें। विवाह करने वाली महिलाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। तो वही चीज़ तो है कि समाज को लेकर चलना पड़ता था। इस तरह रूढ़िवादी तबके इस नए कानून का विरोध करने लगे। तो कुछ लोग ऐसे निकले जिन्होंने बोला कि जो है समाज का विरोध, इस मतलब विधवा विवाह का विरोध। देखिए, ईश्वरचंद विद्यासागर की फोटो ये रही। आगे देखिए, लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं। कब गई लड़कियां स्कूल? देखिए, ईश्वरचंद विद्यासागर का इसमें हाथ है। बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है। यानी अगर आप उनको शिक्षित कर देंगे तो हो सकता है वो अपने हक की आवाज़ उठा लें, है ना, अपने हक की लड़ाई कर लें। कम से कम उनको ज्ञान तो होगा कि हमें कहाँ से लड़ाई करनी है, कहाँ जाना है। कम से कम खुद में कॉन्फिडेंस तो होगा। इसलिए तो लोग वक्त पढ़ाते नहीं थे। तो अब देखिए क्या हुआ। कलकत्ता में विद्यासागर और बम्बई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोल दिए। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रखना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति की देखरेख में घर पर ही पढ़ाया जाने लगा। उनको स्कूल नहीं भेजा गया। कई महिलाओं ने बिना किसी मदद के खुद ही पढ़ना लिखना सीख लिया। अब बताइए, जो महिलाएं बिना किसी मदद के पढ़ना लिखना सीख लेंगी
तो क्या आप उनमें कह सकते हैं कि उनकी बुद्धि कम है? बिल्कुल नहीं। क्या आपको याद है कि पिछले साल की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक में आपने रास सुंदरी देवों के बारे में क्या पढ़ा था? वे ऐसी महिलाओं में से थीं जिन्होंने रात में दिए की टिमटिमाहट लौ से चोरी छिपे ही पढ़ना लिखना सीखा था। रात में चोरी से पढ़ती थीं ये। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिबाई फूले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। ज्योतिबाई फूले के द्वारा लड़कियों के लिए महाराष्ट्र में स्कूल खोला गया। सॉरी, ज्योतिराव फूले, बाई नहीं, ज्योतिराव फूले। उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगीं। उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थीं। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज़ अली जैसी कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू के उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ। इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू समाज के बारे में पढ़ें। आगे देखिए, महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगीं। कुछ महिलाएं ऐसी आईं जिन्होंने महिलाओं की स्थिति के बारे में ही लिखना शुरू कर दिया। 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी, जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। आगे देखिए, वह रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थीं और उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा हुआ है। आगे देखिए 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालय में प्रवेश होने लगी थीं। 1880 के समय पर उनमें से कुछ चिकित्सक, कुछ शिक्षिका बन गईं, कुछ डॉक्टरी लाइन में चली गईं, कुछ टीचर बन गईं। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगीं और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर, कुछ राइटर बन गई, है ना, स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक पुस्तक लिखी थी। याद रखिए किसने लिखी थी? ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक, जिसमें पुरुष और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी। आगे देखिए, ये बनी पंडिता रामाबाई। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रामाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। जो हिंदू धर्म है वो महिलाओं का दमन कर रहा है, महिलाओं को नीचे रखता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी थी। ऐसा नहीं है कि ऊंची जाति में जो महिलाएं थी उनकी दुर्दशा अच्छी थी, महिलाएं थी उस समय पर, तो उनकी दुर्दशा हर कहीं खराब मिली थी, चाहे नीची जाति हो चाहे ऊंची जाति। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वहाँ महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थीं जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सकें। थोड़ा मतलब काम सिखाया जाता था छोटा मोटा। जाहिर है इन सब बातों से रूढ़िवादी खेमे के लोग काफ़ी आग बबूला हुए। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा था कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं, जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। ये चीज़ इन लोगों के मन में आ गई। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलाव के नतीजों को लेकर चिंतित हो गए। इन लोगों को लगा अगर पश्चिमी शिक्षा मिल जाएगी तो महिलाओं में ऐसी ऐसी स्थिति आ जाएगी। जैसा कि आप देख चुके हैं 19वीं सदी के, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थी। कुछ महिलाएं पढ़ लिख गई थी, वो आगे आने लगी थी सुधारों के लिए, है ना। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थीं, है ना। औरतें आ गई थीं इस समय पर, आगे आने लगी थीं। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में हिस्सा भी लिया। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता और समानता की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर भी पुरुषों और महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाए, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। अंग देखिए क्या है, बाल विवाह के विरुद्ध कानून।
बाल विवाह, महिला संगठनों के विकास तथा इन मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से सुधारों के पक्ष में आवाज और मजबूत हुई। लोग बाल विवाह जैसी स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे। केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हुआ। कब हुआ? 1929 में, याद रखिए, पूछता है एग्जाम में सीधा। इस कानून के बारे में वैसी कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने सुधारवादी कानून के बारे में हुए थे। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती थी। उस समय पे 18 साल लड़के की और 16 साल लड़की की कर दी गई थी। और इसके बाद आज की डेट में 18 साल लड़की की है, 21 साल लड़के की है। चलिए देखिए आगे। जाति और समाज सुधारक, हमने अभी जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया है उनमें से कई जातीय गैर बराबरी के भी विरोधी थे। जैसे राजा राम मोहन राय ने जाति प्रथा की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया था। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था, जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बम्बई में 1840 में परमहंस मंडली की गठन किया गया। परमहंस मंडली का गठन हुआ। किसने किया? राजा राम मोहन राय ने 1840 में बम्बई में किया था। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में से बहुत सारे ऊंची जाति के लोग थे। गुप्त बैठकों में सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे कानून का उल्लंघन करते थे। मतलब बैठते थे, भोजन ऐसा खाएंगे जो नीची जाति के लोग ने छुआ हो, तो अब उस चीज़ का धीरे धीरे उल्लंघन करना चाहते थे, जिससे अपने जीवन में भी जाति पूर्वाग्रहों और बंधनों से निजात पा सकें। जानबूझ के काम करते थे ताकि हमें ऐसा ना हो कि हम तो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं लेकिन हमारे ही मन में कुछ बना रहे, तो इसलिए लोग ऐसा करते थे। कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। मतलब ठीक है, जाति नीची है, आप ऊंची जाति के हैं, लेकिन कुछ लोग अन्याय भी तो करते थे, मार पिटाई टाइप से, तो उस चीज़ के लिए लोग वाक विरोधी थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदाय और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के नए साधन मिलने लगे थे। आगे देखिए, चैप्टर है आपका बहुत बड़ा है ना, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। उसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों में निकल रही नौकरियों की तलाश में गाँव छोड़कर भी जा रहे थे। नए कारखानों नगर पालिकाओं में नई नौकरियां मिल रही थीं। अध्याय 6 में आगे देखते हैं। अध्याय 6 में शहरों के विस्तार के बारे में पढ़ चुके हैं। देखिए ये चैप्टर आपका बड़ा है बहुत ज़्यादा, कोई बात नहीं, आप ना कोई मतलब ज़्यादा समय हो गया अगर तो फिर 2 पार्ट में कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। कल्पना कीजिए इससे मजदूरी की कितनी मांग पैदा हुई होगी। शहरों में नालियां बनाई जानी थी, सड़कें बिछाई जानी थी, इमारतों का निर्माण होना था और शहरों को साफ किया जाना था। इसके लिए कुलियों, खुदाई करने वालों, बोझ ढोने वालों, ईंट बनाने वालों, नालियां साफ करने वालों, ये सब के लिए काम चाहिए, लोगों को चाहिए था। सफाई कर्मियों, पालकी ढोने वालों, रिक्शा खींचने वालों की ज़रूरत थी। ये श्रम कहाँ से आएगा भाई? लोग बाग करेंगे काम, कोई अलग से कोई भगवान तो उतर नहीं आएगा। इन कामों को संभालने के लिए गांव और छोटे कस्बों से गरीब शहरों की तरफ जाने वाले गरीब जो हैं शहरों की तरफ जाने लगे जहां मजदूरी की मांग पैदा हो रही थी। शहर जाने वालों में से बहुत सारे निम्न जातियों के लोग भी थे। कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने के लिए चले गए, जिससे जहां काम मिला, जो काम मिला वो लोग बाग करने लगे। नीचे स्थानों पर काम अक्सर बहुत कठोर था। नए स्थानों पर काम करना कठोर बात होती थी, परंतु गरीबों, निचली जातियों के लोगों को या गांव में स्वर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे तथा दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था। आप बाहर जाकर अगर काम करेंगे तो कुछ चीज़ों से आपको छूट मिल जाती थी। जूते कौन बनाता था देख लेना। इसके अलावा दूसरी तरफ की नौकरियां भी सामने आ रही थी। उदाहरण के लिए सेना में भी लोगों की ज़रूरत पड़ रही थी। अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई, मतलब उनका रेजिमेंट ही अलग बना दिया। दलित आंदोलन के नेता भीमराव अंबेडकर संविधान के रचयिता पिता माने जाते हैं।
इनके जो पिता थे एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे। आगे देखिए, कहाँ कुछ छूट गया क्या? कुछ नहीं छूटा। आगे देखिए, दुबला मजदूर स्वर्ण जमींदारों के पास मजदूरी करते थे। वे उनके खेत संभालते थे और जमींदार के घर आंगन में तमाम बड़े छोटे काम करते थे। समानता और न्याय की मांग आई। अब समानता भी तो चाहिए थी, तो देखिए समानता और न्याय की मांग। इधर से देखिए, 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए थे। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की थी। सतनामी आंदोलन याद रखिएगा, मध्य भारत में किसने शुरू किया था? घासीदास ने, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिए। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाए, जिसे आज केरल कहा जाता है। एजावा जाति पूछी जाती है, एजावा जाति कहाँ पाई जाती है? एजावा जाति केरल में। वहाँ एजावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। उनका एक महत्वपूर्ण कथन था, ओरु जाति ओरु मतम ओरु देवम मनुष्यानु, मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर है। ये चीज़ बोली थी इन्होंने। इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो गैर ब्राह्मण जातियों से थे और उनके बीच ही काम करते थे। उन्होंने उन आदतों तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी। उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया। गुलामगिरी, तो लोग बाग गुलाम, ये ज्योतिराव फूले है ना। देखिए गुलामगिरी, ज्योतिराव फूले की फोटो थी। अब देखिए गुलामगिरी का क्या था। गुलाम भी तो लोग बाग बनाते थे नीची जाति के लोगों को। निम्न जाति नेताओं में ज्योतिराव फूले सबसे मुखर नेता बन के निकले। 1827 में जन्मे ज्योतिराव फूले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी। वो बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हों। फूले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिसों आर्यों के आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना लिया। आया बात समझ में? जो लोग पहले से रह रहे थे उनको गुलाम बनाया। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को नीच निम्न जाति वाला मानने लगे थे। जो नए आर्य आए थे वो लोगों को ऐसा मानने लगे थे, नीची जाति का। फूले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं था। यह धरती यहाँ के देसी लोगों की कथित निम्न जाति के लोगों की थी। ऊंची जाति के जो लोग आए थे वो यहाँ के तो थे नहीं, तो उन लोगों का यहाँ पर किस प्रकार से हक होगा? किसी प्रकार से नहीं। लेकिन दिक्कत ये थी ना कि नीची जाति के लोग खुद आवाज़ नहीं उठाना चाहते थे, डरते रहते थे। तो वो लोग फिर आप जताते थे कि आप नीची जाति के हैं, आपको दबा के रखा जाएगा। फूले ने दावा दिया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग था। तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे और मराठा देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों, श्रमिक जाति के थे और अति शूद्र, अछूत वाले को जाति भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। मतलब आप पहले संगठन तो बनाएं, आप सब लोग तो साथ हों, जब तो आप लोग कुछ कर पाएंगे, वरना कैसे करेंगे। फूले द्वारा स्थापित किए गए सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिराव फूले ने। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है ना। जाति समानता के समर्थन में मुहिम थी। सत्यशोधक समाज पूछ भी सकता है कि किस लिए चलाया गया था, तो जाति समानता के लिए, ज्योतिराव फूले के द्वारा। मैं वहाँ और तुम वहाँ, वो ये चीज़ आप लोग पढ़ लेना। अब देखिए आगे, 1873 में फूले ने गुलामगिरी यानी गुलामी नामक एक पुस्तक लिखी। याद रखिएगा, गुलामगिरी किसने लिखी थी? ज्योतिबाई फूले ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबाई फूले ने। ज्योतिराव फूले ने।
इससे लगभग 10 साल पहले, मतलब मेल और फीमेल मिक्स हो रहा है ना, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई। फूले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किए थे। इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका में काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया था। जैसा कि इस उदाहरण से पता चलता है कि फूले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया था। इस उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतें, निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालात के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिमी भारत में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और दक्षिण में ई.वी. रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चलता रहा। याद रखिएगा, पश्चिम में तो कौन रहे? भीमराव अम्बेडकर। दक्षिण में अगर पूछे तो ई.वी. रामास्वामी नायकर। मंदिरों में कौन जा सकते थे? मंदिर भी तो आपके नहीं खुले हुए थे कि सब कोई चला जाए। अम्बेडकर एक महार परिवार से पैदा हुए थे। बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नज़दीकी से देखा था कि रोज़ाना की ज़िंदगी में जाति भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर ज़मीन पर बैठना पड़ता था। उन्हें स्वर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलकों से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई थी। बहुत होशियार थे। 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना पर काफ़ी लिखी थी। ये क्या लिखा था? उच्च जातीय सत्ता संरचना पर काफ़ी लिखा है। आगे देखिए, सन 1927 में अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किए कि हमें मंदिर में जाने के लिए जो है परमिशन मिलनी चाहिए, जिससे महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हुए कि दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब अलग ही सोच थी ना उस समय पे, क्या ही कह सकते हैं। 1927 से 1935 के बीच अम्बेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए और पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जाति पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। गैर ब्राह्मण आंदोलन भी चलाए गए। 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुए, जो ब्राह्मणों से अलग थे आंदोलन। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए हैं, जो ब्राह्मण है वो तो उत्तर साइड से आ रहे हैं, आए उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं। आई बात समझ में आपको? यहाँ क्या चीज़ निकली? यहाँ कि जो ब्राह्मण हैं वो उत्तर से आ रहे हैं, और उत्तर में जो लोग हैं वो आर्य के वंशज हैं, और आर्य तो हमारे पास आए हैं, वो आक्रमण करके आए हैं। ये चीज़ निकल के आई। यानी साउथ के लोगों को ये चीज़ थी, जिन्होंने यहाँ के मूल्यवासी देसी द्रविड़ नस्लें को हराकर दक्षिण भूभाग पर विजय हासिल की थी। उन्हें सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को भी चुनौती दी। देखिए, फिर से इस बात को समझिए कि जो दक्षिण भारत में लोग बाग रह रहे थे, इनका कहना था ब्राह्मण उत्तर में है। ठीक, अब उत्तर में साथ साथ वो आर्य हैं, और आर्य तो हमारे आक्रमणकारी हैं, यानी वो उत्तर के लोगों को तो मानते ही नहीं है। आज भी ये चीज़ है कि उत्तर के लोगों को दक्षिण वाले लोग मानते हैं कि आप इंडिया के हैं ही नहीं, आप तो आर्य हैं, और आर्य तो यहाँ के हैं ही नहीं, हमारी धरती के आर्य तो आक्रमणकारी हैं। तो ये चीज़ आई इधर से निकल के कि को हराकर दक्षिण भूभाग पर विजय हासिल की थी। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को भी चुनौती दे दी। मतलब एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो आपको इतनी बढ़िया बढ़िया ऐसी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि मज़ा आ जाता है एकदम पढ़ के। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ई.वी. रामास्वामी नायकर एक मध्यवर्गीय परिवार में पले बड़े थे। अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे, और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन कर लिया था। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ है, तो उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी। आई बात समझ में आपको? कि जो पार्टी थी उसमें जब दावत हुई, खाना खाया गया, राष्ट्रवादी पार्टी से मतलब ये आपकी हनी सिंह वाली पार्टी नहीं, पार्टी और नाइट वाली पार्टी नहीं, कौन सी वाली पार्टी? राष्ट्रवादी पार्टी, जैसे आपकी बीजेपी सपा है इस समय पे, ये वाली पार्टी। तो उस समय पे दावत हुई, खाने के लिए बिठाया गया,
तो कुर्सियों का क्या हुआ, कुर्सियाँ अलग अलग कर दी गई, कुछ नीची जाति वालों के लिए, कुछ ऊंची अलग अलग खाना खिलाने के लिए इंतजाम किया गया। तो इन्होंने रामास्वामी नायकर इस चीज़ से बहुत हताश हुए और उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी। इस दावत में निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया था। पेरियार की समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा। इनको अब ये चीज़ खटकी कि आपको लड़ना ही पड़ेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। नायकर ने, उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही हैं। जो तमिल और द्रविड़ संस्कृति है की है, ये जहाँ से आई है, उसके असली वाहक तो शुरुआत से अछूत ही रहे हैं। फिर हम अछूत किसे कह रहे हैं, छुआछूत किससे मान रहे हैं, जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया था। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानताओं को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, इसलिए सामाजिक समानता के सभी धर्मों में अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी, खुद लड़ाई करनी होगी। भाई सीधी बात है, आज भी वही दशा है, खुद ही लड़ना पड़ता है अपने लिए। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे, खासतौर से मनु द्वारा रचित संहिता, भगवत गीता और रामायण के कटु आलोचक थे पेरियार। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता और महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। इन्होंने इन पुस्तकों का सहारा लिया कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती या फिर निचली जाति के लोगों को आप छू नहीं सकते, तो इसलिए इनको ये जो है वेद पुराण को, जो हिंदू वेद पुराण थे, उनके कट्टर दुश्मन हो गए थे। ये दलीलें लोगों को सहज रास नहीं आई। सब लोग नहीं एकदम से मान लेते कि आपने कहा जाति प्रथा बंद, आपने बोला सती प्रथा बंद, छुआछूत बंद, तो सबने मान लिया। आज भी नहीं मानते लोग, ठीक है ना, कहीं कहीं आज भी ये चीज़ें हैं। निम्न जातीय नेताओं के भाषणों, विचारपूर्ण लेखन और आंदोलनों से उच्च जाति राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्ममंथन और आत्मालोचन की प्रक्रिया शुरू हुई। परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी उत्तर में सनातन धर्म, सबसे पुराना धर्म माना जाता है आपका सनातन धर्म, हिंदू धर्म, भाषा और भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए इन रुझानों का सख्ती से विरोध किया। इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच को जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई आँच ना आए। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है। औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के क्या हुआ ये, एक मिनट, कहाँ पढ़ रहे थे हम लोग, चलिए यहाँ से देख लेते हैं कि इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच को जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई आँच ना आए। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है। औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष चलते रहे और ये आज भी जारी है। ऐसा नहीं है कि आज आपके ख़त्म हो गए हैं, बहुत जगह छुआछूत माना जाता है। आज भी मेला ढोने वाले या नालियों साफ करने वाले से लोग बाग छूते नहीं हैं उनको, है ना, आज भी वो चीज़ है। अब देखिए सुधारों के लिए संगठन चले, तो ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। देखिए केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज के मुख्य नेताओं में से एक बने हुए हैं। अब देखिए ब्रह्मो समाज की स्थापना 1830 में हुई। यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा, याद रखिए कि जो संस्थाएं चली हैं या जो समाज चली हैं वो किसके लिए चली, तो ब्रह्मो समाज मूर्ति पूजा, बलि के विरुद्ध थी, बलि भी तो चढ़ाई जाती थी, और इसके अनुयायी उपनिषेधों में विश्वास रखते थे। इसके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं या परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। ब्रह्मो समाज ने विभिन्न धर्मों के आदर्शों, खासतौर से हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारों और आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उनके नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला। आगे देखिए ब्रह्मो समाज हो गया 1830। डेरोजिया एवं यंग बंगाल पूछता है 1820 के दशक में हेनरी लुई बीबीएन डेरोजिया हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को आमूल परिवर्तनकारी विचारों से अवगत कराया और उन्हें तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके द्वारा शुरू की गई यंग बंगाल मूवमेंट में उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया। ये रहा। अब देखिए रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद, बहुत पूछता है एग्जाम में रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन का नाम
स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया। तो पहले तो सीधा सीधा पूछेगा रामकृष्ण परमहंस किसके गुरु थे या अब स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे। यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर था। इस चीज़ को याद रखिएगा, रामकृष्ण मिशन। प्रार्थना समाज 1867 में बंबई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातीय बंधकों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किए। प्रार्थना समाज में महिलाओं को की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज़ उठाई। उसकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया जाता था। वेद समाज मद्रास में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। वेद समाज ब्रह्मो समाज से प्रेरित था। इसको याद रखिए कि ब्रह्मो समाज आपका यूपी में नॉर्थ में था और जो वेद समाज था वो साउथ में था, इसी से प्रेरित था, है ना। वेद समाज में जाति भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम दिया गया। इसके सदस्य ईश्वर के अस्तित्व के विश्वास रखते थे। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुओं के अंधविश्वास और अनुष्ठान की सख्त निंदा की। अंग देखिए, अलीगढ़ आंदोलन पूछा जाता है दम से, ठीक है। सैयद अहमद खां पूछा जाता है कि अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था। 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। यहाँ मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधार के क्षेत्र में गहरा प्रभाव रहा। आगे देखिए, सिंह सभा आंदोलन। सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर से शुरू हुई थी। बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वासों, जाति और भेदभाव, मतलब सिंह सभा आंदोलन सिख से संबंधित है, सिख धर्म से, जाति भेदभाव और ऐसे आचरण जिसे वे गैर सिख समझती थीं से मुक्त कराने का प्रयास था। उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ा गया। तो ये इम्पोर्टेंट है। सिंह सभा आंदोलन जो चली वो कौन से धर्म से संबंधित थी, तो 1873 में चली, लाहौर में भी चलाई गई और सिखों से संबंधित थी। अमृतसर का खालसा कॉलेज बना हुआ है। तो इधर तक आपका चैप्टर हो गया। आगे है काले गुलाम और गोरे बागान मालिक होते थे। तो कालों को गुलाम बना दिया जाता था। ऐसा माना जाता था कि गोरे लोग जो हैं अच्छे हैं, काले लोग नीची जाति के हैं, मतलब ये सब चीज़ें निकल के आ रही। तो इसको आप लोग पढ़ लेना, है ना। इस चीज़ को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पढ़ लेना। काले गुलाम और गोरे बागान मालिक होते थे। ये चीज़ हो गया। क्वेश्चन आंसर आ गया आपके। ये इसी बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न लोगों में से सामाजिक विचारों का समर्थन और प्रसार किया गया। ये लोग जो हैं, जैसे राजा राम मोहन राय ने किसका समर्थन किया, दयानंद सरस्वती, तो ये सब चीज़ें दी हुई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट था आपका ये चैप्टर, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक बार नहीं, आप इसको कम से कम 5-10 बार पढ़ लेना अच्छे खासे तरीके से, एकदम रट जाए चीज़ें। वन लाइनर क्वेश्चन इसमें हद से ज़्यादा दिए हुए हैं, है ना। अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो मैंने हर जगह बताया हुआ कि ऐसा क्वेश्चन आपको वन लाइनर पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आपको वन लाइनर पूछा जाएगा। तो एक बार नहीं, कम से कम वीडियो देखिएगा 5 बार और 5 बार खुद से पढ़ना। और खुद से पढ़ेंगे आप बुक में जब, तो उसको अंडरलाइन कर लेना, एकदम बहुत पेन से तरीके से अंडरलाइन करना, हाईलाइट, है ना। और फिर उसको रट्टा मार लेना एकदम। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए अब मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।